नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन वो जो लक्ष्मण रेखा खिंच गई है वो टूट नहीं रही है और उसकी वजह से मार्केट एक बहुत ही छोटे जोन में, रेंज में भारी वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। ना बहुत नीचे जाने के लिए तैयार है, ना ऊपर टिक पा रहा है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट जिसको कहेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से होगा, क्योंकि जब ऊपर नीचे कहीं तरह का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो मार्केट में बड़ी मुश्किल मुसीबत आती रहेगी। तो आइए देखते हैं नंबर के थ्रू क्या होता है और समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल मार्केट आज कैसा रहा। तो ओवरऑल मार्केट की आप तस्वीर आपके सामने है कि उसने कोशिश की काफी वोलेटिलिटी के बाद, लेकिन जो गेन्स उसने बनाए थे सब उसने लूज कर दिए। हालांकि मिड और स्मॉल कैप में आज थोड़ी सी हरियाली थी, थोड़ा सा उन्होंने होल्ड करने की कोशिश की। रुपी में काफी वोलेटिलिटी हुई। रिजर्व बैंक जो एक स्वैप कर रहा था उसकी वजह से काफी इंप्रूवमेंट दिखा। खबर की मतलब उन्होंने 26 मई को करेंगे, लेकिन उसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग था। लेकिन अभी भी 96 के ठीक ठाक ऊपर है। क्लोजिंग बेसिस पे 96-23 जरूर दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूचर्स में 96-35 पे रुपया ट्रेड कर रहा है इस समय। ब्रेंट क्रूड ऑयल 107 से नीचे नहीं आया। हालांकि कल 109-10 तक था, लेकिन वहां से 107 आए, 7 के बाद फिर नीचे नहीं आया और 107 पे सस्टेन करा है। एफआईज ने आज भी लगभग 1900 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग की है। तो ये है पूरे मार्केट की तस्वीर। कुछ स्टॉक्स में कुछ जगहों पे काफी अच्छी मूवमेंट बनी रिजल्ट के आधार पर, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल नंबर्स देखिए तो 7 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, परसेंटेज में जीरो ही आ रहा है। तो जिसको कहते हैं ना कि कहीं नहीं गया मार्केट, वहीं पे खड़ा है और ये 2-3 दिन से हो रहा है। और अब 23,800 उसके लिए, जो जैसा सरवेन जी कहते हैं कि नानी याद आ जाएगी। पहले 24,300 में आ रही थी, अब 23,800 में नानी याद आ रही, तोड़ नहीं पा रहा उसको। आज बहुत उम्मीद थी क्योंकि पॉजिटिव खबरें थी सुबह, लेकिन उसके बावजूद तोड़ नहीं पाया, वो वहां पे टिक ही नहीं पा रहा था। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा वीक हुआ, 250 पॉइंट गिरा। कल सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कर नहीं पाया, और आज तो फिर वो फिसल ही गया। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में आप देखिए तो हल्का ही सही, लेकिन कोशिश की है सस्टेन करने की। मिड कैप कम था और माइक्रो कैप में ज्यादा अच्छी मजबूती देखने को मिली। और इंडिया विक्स जो है 3-3.25% नीचे आया, लेकिन अभी भी 18 के करीब बना हुआ है, यानी वॉर प्रीमियम अभी भी इसमें शामिल है। ये दो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, और जो निफ्टी का चार्ट है जिसे हमने कल से शुरू किया कि हम आपको एक उसमें दिखाएंगे। रेंज ट्रेडिंग है यहाँ पे भी। इंट्राडे में देखिए आप तो बिल्कुल लो पे जाके बंद हुआ, क्योंकि जहां पे खुला था आप देखिए शुरुआत के कैंडल्स वहां टिका नहीं, गिरा नीचे, फिर कोशिश की, फिर गिरा नीचे, फिर कोशिश की, फिर गिरा नीचे, और फिर कोशिश की, फिर गिरा नीचे। फाइनली वो बिल्कुल कल के लेवल पे ही जाके बंद हुआ। और 5 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपको दिख रही है कि 23,800 उसके लिए लक्ष्मण रेखा है, उसको वो नहीं तोड़ पा रहा है। तो अगर आप इसको ये देखें तो लगभग मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1-1 हजार पॉइंट की रेंज में नीचे आ रहा है। पहले 26,300 से 25,300, 25,300 से 24,300, 24,300 से अब 23,300 की रेंज बनती दिख रही है। 23,800 भी तोड़ नहीं पा रहा है। तो दिक्कत तो है मार्केट में, और कोई स्ट्रेंथ नहीं है बुल के पास कि मार्केट को सस्टेन करा सके। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन थी, वो भी बिल्कुल रहा, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कमजोरी के साथ 250 पॉइंट करीब नीचे बंद हुआ, और कोई बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट करने के लिए नहीं था। इसका भी अगर आप 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो तस्वीर लगभग वैसी बन रही है कि एक उसने एक रेंज पकड़ ली मोटी, और उससे ऊपर जाने की कोशिश करता जरूर है, लेकिन वो टिक नहीं पाता। देखिए बैंकिंग में क्या ना थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है, आरबीआई की तरफ से हिंट दिए गए हैं कि मतलब बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ऐसे हिंट है कि महंगाई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, तो ऐसा दबाव हो सकता है। 5 जून को आरबीआई की पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी इसको हम कहते हैं। तो देखते हैं वहां पे क्या निकल के आता है। और बॉन्ड यील्ड काफी ऊपर है, तो एक प्रेशर तो है बैंकों के ऊपर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्लोबली आप देखिए बॉन्ड मार्केट अलग कहानी कहता हुआ दिख रहा है, तो बैंक शेयर पे प्रेशर ऑफ कोर्स बनना ही था। किसने मदद किया, तो आज का हाईलाइट देखिए बहुत वेट नहीं है इसका इंडेक्स पे, लेकिन अगर इंडेक्स का बेस्ट परफॉर्मर आप कहेंगे तो आज ग्रासिम था। नतीजे उसके बहुत बढ़िया आए थे और एक सॉलिड परफॉर्मेंस उसने आज दिखाया है। एक चीज आपने अगर ध्यान से नोटिस की, गौर की हो, तो बिरला ग्रुप की कंपनियां तूफानी तेजी कर रही हैं। बिरला कैपिटल को आप देखिए, ग्रासिम को आप देखिए, इवन आइडिया को देखिए आप।
आइडिया सेलुलर भी काफी ऊपर है, बड़ा आइडिया जिसको कहते हैं आप, वो भी देखिए अब 1390 के आसपास शायद पहुंच गया है। धीरे धीरे वो चला है और मार्च के जो लो थे वहां से उसने ऑलमोस्ट 80% की रैली करी है वोडा आइडिया ने। तो बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में आप देखेंगे बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे बनता दिख रहा है। दूसरा थोड़ा सा सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक कर सकते हैं आप, क्योंकि वेटेड स्टॉक है तो हुआ। बाकी आज इंडिगो हाईलाइट हुआ, अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों के बाद बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था, और दूसरी और बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को, उसमें भी सुबह मॉर्निंग कॉल में किसी ने सवाल भी पूछा था कि हिंडाल्को क्या, तो मैंने कहा था कि चूंकि नॉन फेरस में एक बड़ी रैली है और डॉलर वीक होगा तो मेटल में और तेजी बनेगी। और देखिए हिंडाल्को में क्या जबरदस्त तेजी थी। ड्रैग किसने किया? आरआईएल ने, भारती ने, वही यूजुअल सस्पेक्ट, आरआईएल, भारती, इन्फोसिस। इसमें इन्फोसिस और आरआईएल का वेट बहुत है, मतलब इंडेक्स में इनका अनुपात के हिसाब से वेट ज्यादा, इसलिए नीचे ड्रैग खींच लेते हैं मार्केट को। भारती भी पीछे नहीं, भारती का भी है। तो देखिए तीनों बड़े वाले स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ खींचा। ये आपकी जो हीट मैप है, इसमें आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोई सपोर्ट नहीं मार्केट को, इनसे तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। ड्रैग कौन कर रहा था? रिलायंस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, ये सब ड्रैग कर रहे थे। एमएनएम और टाइटन का भी कोई सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पे। तो जो हरियाली आपको दिख रही है वो बहुत मामूली सी है और बहुत बहुत हल्की, क्वालिटी रैली नहीं थी। आप माइक्रो स्मॉल में आप थोड़ी रैली जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है उसमें। क्वालिटी मतलब ठीक ठाक मजबूत रैली है, वैसा बिल्कुल देखने को मिला। आप देखिए आज ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है पूरे चार्ट में। ग्रे का मतलब है बिल्कुल मिनिमल परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं, तो ग्रे इसलिए आपको आज बहुत दिख रहा होगा। अब ग्रासिम का आप चार्ट देखिए साहब, क्या सॉलिड रैली, क्या सॉलिड रैली इसने बनाई है। 3154 पे स्टॉक पहुंच गया, 6% ऊपर था नतीजों के बाद। और पिछले 5 दिन देखिए 15 तारीख से 21 तारीख तक बिल्कुल फ्लैट था। यहाँ पे एक लर्निंग है, जब भी आप लोग अर्निंग सीजन के रिजल्ट्स आते हैं और आप पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, तो अच्छा आए या बुरा आए, रिजल्ट एक अलग चीज है। स्टॉक परफॉर्मेंस इस बात पे तय करता है कि प्री पोजीशन कैसी है। स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है कि 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक स्टॉक में कोई लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन रिजल्ट को देख के नहीं बनी थी, इसलिए रिजल्ट अच्छे आए तो स्टॉक तोड़फोड़ ऊपर गया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जनरली क्या होता है, प्री पोजीशन होती है। भाई लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यार इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, खराब आएगा तो बेच के बैठे हुए हैं। और रिजल्ट अगर उनके एक्सपेक्टेशंस के उलट आ गया तब तो बहुत ही गजब रिएक्शन होता है। और अगर उनके अनुमान के मुताबिक रिजल्ट आया तो लोग बेच के निकल जाते हैं। लेकिन इस केस से लर्निंग यही है कि जब भी आप रिजल्ट को अच्छा या बुरा का अनुमान लगाएं तो ये हमेशा देखें कि उसमें पिछले 5-8 दिनों में क्या पोजीशन बनी है लॉन्ग या शॉर्ट की, उसी हिसाब से रिएक्शन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, एक तरीके से ये स्टडी मटेरियल है आपके लिए कि आप इसको समझें। अब आप देखिए रिलायंस में, तो ये इंटरडे चार्ट हमने रिलायंस का आज लिया है। जहां खुला वहां से लगातार गिरा और एकदम डे लो पे जाके बंद हुआ। रिलायंस में 1480 तक के लेवल दिखाने के बाद वहां से कंटिन्यूअस प्रेशर है इसके ऊपर, लगातार दबाव में है स्टॉक और मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। देखिए दिग्गज है, सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, इंडेक्स में वेट के हिसाब से। तो अगर ये नहीं चलेगा तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर इससे क्या था कि नीचे वालों को बहुत जोर लगाना पड़ेगा तब इंडेक्स में रैली बनेगी। जैसे क्रिकेट के खेल में अगर ऊपर के 4 बल्लेबाज कुछ ना करें तो नीचे वालों में कोई बहुत सरप्राइजिंग सेंचुरी मार दे तो फिर फायदा होता, अदरवाइज फिर नहीं होता। ओपनिंग बैट्स की जिम्मेदारी होती है ना कि वो ले जाए, तो ओपनर ही आपका ठंडा पड़ा हुआ है तो बाकी टीम बेचारी कितनी मेहनत करेगी। भारतीय एयरटेल का की कहानी ये, हमने इसका 5 दिन का चार्ट लिया है। डिंग डोंग चल रहा है। देखिए 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में एक अच्छी मूवमेंट आई, इसमें काफी ऊपर गया और फिर वहां से लगातार गिरा है। मतलब 18 तारीख से कंटिन्यूअस फॉल है इसमें और आज बिल्कुल डे लो पे जाके बंद हुआ, 1% नीचे 1885 में आए। रिजल्ट ठीक थे। भारती जी ने, मतलब सुनील भारती मित्तल ने ये कहा कि प्रमोटर 51% स्टेक करेंगे। सब खबरों की वजह से वो स्टॉक चला था और अब वो पूरा फिजल आउट हो गया है। तो ये भी आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें देखिए। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा देखेंगे तो बहुत एनकरेजिंग मुझे आज नहीं लग रहा है, जबकि नंबर्स के हिसाब से बुरा नहीं है। निफ्टी 500 देखिए 300 स्टॉक तेजी में है,
टोटल भी ज्यादा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने भी जब हीट मैप देखा तो उसमें देखा कि क्वालिटी रैली नहीं है, दमदार रैली नहीं है, छोटी मोटी रैली है, तो नंबर्स आपको इस तरह से दिखेंगे। तो ये एडवांस डिक्लाइन आपको रोज दिखाने का पर्पज ही मेरा ये है कि जनरली आप देखेंगे तो लोग इस पे बात करते हैं, अरे देखो पूरे मार्केट में कितनी बढ़िया रैली बनी। नहीं, वो रैली के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेन नंबर देखेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। लूजर गेनर में आज कौन सा? रियल एस्टेट सेक्टर बढ़िया चल रहा था, निफ्टी, एनर्जी, ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा में थोड़ी थोड़ी हरियाली थी, लेकिन आईटी फिर वीक हुआ। एफएमसीजी, एफएमसीजी कंटिन्यूअस वीक है। देखिए वो नेस्ले के रिजल्ट ने जो जोश भरा था, उसने बहुत बढ़िया रैली कराई। नेस्ले में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी रैली हुई, बाकी स्टॉक्स में भी रैली हुई, डाबर के भी नतीजे अच्छे थे, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नियर टर्म टॉप बन गया है। अब वहां के बाद से एफएमसीजी पूरा सेगमेंट आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये जो बैंक लिखा हुआ है दरअसल पीएसयू बैंक है, तो पीएसयू बैंक में भी आप देखेंगे दम नहीं है, फिनसर्व में भी दम नहीं है, आईटी तो बेचारा लेगार्ड बन ही चुका है। इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया? 1891 करोड़ यानी 1900 करोड़ को उन्होंने बेचा और डीआईज ने 2500 करोड़ खरीदा। तो साफ दिख रहा है कि इंडेक्स चल नहीं रहा है। जिस दिन एफआईए की बाइंग होती है उस दिन इंडेक्स चलता है। मंडे को आप देख लीजिएगा, वही नंबर आपको दिखेगा। आज नहीं दिखा। डीआईज खरीद रहे हैं तो कहाँ? मिड स्मॉल माइक्रो में जा रहे होंगे कहीं पे, माइक्रो में तो नहीं जा रहे होंगे, मिड और स्मॉल में जा रहे होंगे, तो वहां से आपको ये रुझान मिलता दिख रहा है। लार्ज कैप में दम नहीं है, ना एफआईए की तरफ से सपोर्ट है और डीआईज तो छू नहीं रहे होंगे इस समय, आई एम श्योर की, बल्कि डीआईज हो सकता है चर्निंग कर रहे हैं, उधर बेच के इधर मिड कैप खरीद रहे हो। मई का अब तक का जो अपडेट है, स्कोर बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। केवल 28,000 करोड़ की सेलिंग है। आप मार्च का याद करिए, फरवरी का याद करिए, तो बड़ी बिकवाली के बाद अभी ठंडे पड़ रहे हैं। अब ज्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हुए हैं, तो यहाँ पे एक राहत है। लेकिन डीआईज ने भी कोई बहुत तूफानी खरीदारी नहीं की है, पैसे भी तो होने चाहिए। तो 50,000 करोड़ की खरीदारी की, वरना खींच देते आप, मार्केट नहीं खींच पाए। तो ये नंबर भी आपको अलग कहानी बोल रहा है। और फ्यूचर्स में अभी भी भयंकर शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं डीआईज और एफआईआईज। अच्छा, आगे का जो कहानी है ये है, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं दिख रहा। पेंट ऑयल 107, यूएस क्रूड 101, बॉन्ड यील्ड 711, क्लोजिंग 96-26 भले हो गई हो, लेकिन 96-35 इसमें ट्रेड कर रहा है। तो करेंसी में कोई रियायत नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें चेंज नहीं हो रहा है। रियल रेट भी आप देखेंगे तो वो भी दिक्कत में है। और गोल्ड सिल्वर वही 45-75 पकड़े बैठे, क्योंकि क्रूड ठंडा नहीं पड़ रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो नेट नेट आज की इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि प्रॉब्लम है मार्केट में। बुल्स और बेयर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, वो उसको ना ऊपर ले जा पा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बेयर्स आगे नीचे बेच रहे हैं। बेयर्स केवल वो एक जिसको ना ये वॉल बना के बैठे हैं कि हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे तुमको जो करना है करो। तो वो बेचारे नीचे भी नहीं जाते, नीचे खड़े रहते, वॉल के इस तरफ वो खड़े हैं, वॉल के उस तरफ वो खड़े हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है, कैसे टूटेगी ये वॉल? कोई बड़ी खबर का इंतजार हम कर रहे हैं क्या? सरकार की तरफ से कोई खबर आ जाए, आरबीआई की तरफ से कोई खबर आ जाए, या युद्ध के फ्रंट से कोई खबर आ जाए, तभी ये लेवल्स टूटेंगे आइदर साइड की। ना नीचे का टूट रहा है ना ऊपर का टूट रहा है। एक खबर चल रही है इस समय, आप लोगों को जानकारी होगी ही, लेकिन याद दिला दूं कि ईरान ने ये कहा है कि वो किसी भी हालत में अपने एनरिच्ड यूरेनियम को अपने देश से बाहर नहीं जाने देंगे। ये उनके जो इस समय सुप्रीम लीडर हैं, खामनेई जी के लड़के, उन्होंने ये बोला है। तो ये अब जो एक प्रपोजल बन रहा है, उसमें एक तो बड़ी शर्त यही है कि उसको खत्म करना है। उसी शर्त पे अड़ंगा लग गया है। इजराइल भी कह रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी डील में वो शामिल होना जरूरी है। अब वो तो हुआ नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये खबर बहुत अच्छी नहीं है और शायद इसीलिए क्रूड नीचे भी नहीं आ रहा है। अब वो डील कब होगी, क्या होगी, उसमें क्या बातें हो रही है। अच्छा, एक तो 10 बार ये चीजें हो चुकी हैं, होता नहीं है कुछ यार, तो मार्केट में क्या ना सटोरियागिरी चलती है, और 3:30 बजे के बाद ऐसी खबरें आती हैं। अच्छी या बुरी खबर आप देखिए, गौर करिए, इंडियन मार्केट में 3:30 के बाद ही आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जानबूझ के उसको कर रहा होगा, आई एम नॉट एलिगेटिंग एनीवन, लेकिन ये एक सच है कि 3:30 बजे के बाद ही उस तरह की खबरें आती हैं। तो अब इसको जैसे भी आपको लेना है, समझना है, आप देखिए इसको। जेडी वैंस ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ट्रम्प साहब बहुत अमीर आदमी है, वो ट्रेड नहीं करते हैं, उनके लोग करते होंगे। ये थोड़ी देर पहले भी हमने जेडी वैंस का स्टेटमेंट पढ़ा। तो कुल मिला के बुल्स और बियर के बीच में लड़ाई है, और बुल्स को
24,300 या 23,800 तोड़ने में नानी याद आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि और कितना क्या कैसे होता है, उस पर हम लोग देखेंगे कल। तो फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। कल सुबह हम लोग फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ कि अगले 12 घंटे में क्या डेवलप होता है यूएस में, उन सब पर बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको ठीक लगा, क्या आपको बुरा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।